नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक तरह से देश में जिसको समझ पाना हर एक के लिए अनिवार्य है वो विषय है। क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या फिर सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ है इस एक्ट का, बहुत ज्यादा इसको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, साथ में कुछ डर है लोगों में। तो आज हम इस विषय को डिटेल में समझेंगे, साथ में ये समझेंगे कि कैसे 1955 के नागरिकता अधिनियम में ये बदलाव करता है, सिटीजनशिप एक्ट में ये चेंजेस करता है। तो मेरा नाम है श्रवण यादव और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का इस वीडियो में। अब हम इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये विषय है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को समझने से पहले हम थोड़ा सा 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 को थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे, इसे ज्यादा डिटेल में नहीं, किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसमें 5 तरह से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, मतलब इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। कौन कौन से 5 तरीके हैं वो? पहला है बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। दूसरा है बाय डिसेंट, वंशानुगत, वंश के अनुसार। तीसरा क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन, कि आप पंजीकरण करवाएं अपना उसके आधार पर। चौथा बाय, जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस विषय में समझना, बाय नेचुरलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक रूप से या फिर क्या कहते हैं, देसीकरण के आधार पर। और पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी, कि ये 5 तरीके हैं। आप जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, वंशानुगत कर सकते हैं, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, अपने आप को पंजीकृत करवा के कर सकते हैं। और चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, देसीकरण या प्राकृतिक तौर पर। और पांचवा है कि भारत कभी कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो खुद ब खुद उसके लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं। हमको समझना है बाय नेचुरलाइजेशन। इसे क्यों? क्योंकि सारा विषय ही इसके चारों तरफ घूमता है, जो हमारा सीएए है, कि आप देश में आके रहने लग गए और उस समय में जो समय है वो है 14 वर्ष का, कि 14 वर्ष में से आप 11 वर्ष लगातार इस देश में रहें, कि 14 वर्ष का कुल समय है उसमें से 11 वर्ष आप लगातार इस देश में रहें। और उसमें से आखिरी जब आप अपने आप को नेचुरलाइजेशन के तौर पे पंजीकृत करवाने के लिए जाते हैं तो 1 वर्ष के लिए उससे पहले लगातार देश में रहे होने चाहिए। 11 वर्ष का मतलब कुल समय है कि 14 वर्ष में आप कुल समय 11 वर्ष देश में हो और 1 वर्ष आप लगातार हो। इन 11 वर्ष, इन 14 वर्ष में हो सकता है आप बाहर गए हैं देश से और फिर वापस आए, पर कुल समय जब हम उसका क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो 11 वर्ष आना चाहिए। और उसके बाद 1 वर्ष आपका कुल जो लगातार होना चाहिए, उस बीच में आप देश छोड़कर कहीं गए नहीं होने चाहिए। तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बाय नेचुरलाइजेशन आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो इसी में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसे हम आगे समझेंगे, जिस पर चर्चा करते हैं। पहले तो 1955 के जो प्रावधानों में बदलाव किया है, उसमें क्या बदलाव किया है कि जो 3 देश हैं, कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इनसे अल्पसंख्यक, जो इन देशों में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक किस आधार पर हो सकते हैं? या तो धर्म के आधार पर भारत में, या फिर भाषा के आधार पर हम इस संशोधन में सिर्फ धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को देख रहे हैं। तो अल्पसंख्यक कौन कौन है? 6 धर्म के लोग जहां जो वहां पर अल्पसंख्यक है। कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। इनको भारत की नागरिकता हासिल करने का एक विकल्प खोल दिया गया है। क्या है विकल्प? कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इन 6 धर्मों के नागरिक
अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। क्या 2019 तक उनका जो 2014 में आ गए 31 दिसंबर से पहले 5 साल का समय हो चुका होगा। तो जब 2019 का अधिनियम आया था उसके बाद, ठीक है, इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि उनके विस्थापन या देश से अवैध निवासी को लेकर उन पर पहले चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। कि मान लो पहले उनको अरेस्ट किया गया था कि आप इलीगल माइग्रेंट है इंडिया में, कि आप इलीगल माइग्रेंट है मतलब बिना वीजा के इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं बिना पासपोर्ट के उस देश के लोगों को, तो उनके ऊपर ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, उससे उनकी पात्रता मतलब उनका खत्म नहीं होगा कि आपको मिल नहीं सकती भारतीय नागरिकता। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे ये हो गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। अब इसमें क्या है नागरिक और डिटेल में हम समझें तो 1955 के अनुसार नैसर्गिक नागरिकता के लिए अप्रवासी को आवेदन करने की अनुमति पहले भी थी, पर उसमें क्या था कि आवेदन से ठीक 12 महीने पहले, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, और पिछले 14 वर्ष में कुल भारत में 11 वर्ष रहा हो, वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसको क्या किया इन्होंने, 11 वर्ष के बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता का पात्र बना दिया। मेन संशोधन यही किया गया है। इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 के में संशोधन किया गया कि 11 वर्ष जो ये समय था इसे 6 वर्ष बना दिया गया इन 6 धर्मों के लोगों के लिए। नागरिकता संबंधित उपरोक्त प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। ये कुछ एक्सेप्शन छोड़े गए हैं, इसके अलावा और भी हैं। क्या बंगाल इंटीरियर फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों में भी ये लागू नहीं होंगे। इसी तरह से जो व्यवस्था की गई है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम और नागालैंड के भी इनर लाइन परमिट एरियाज में ये लागू नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर आपको 6 साल में नहीं मिल सकती नागरिकता, आपको इनके बाहर जो क्षेत्र बाकी भारत का जो भी है वहां आपको मतलब यहाँ पर तो अलाउ ही नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। बाहर आपको यही नागरिकता जो 11 वर्ष में के बाद आपको 1 वर्ष पूरा वैसे रहना पड़ता और 14 वर्ष कुल समय हो जाना चाहिए था, मतलब कहने का मतलब है 12 साल में आपको नागरिकता मिल सकती थी, वो अब 6 वर्ष में मिल जाएगी इन धर्मों के लिए। बाकी नागरिकता संशोधन अधिनियम में अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से 1955 में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता था। इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज भारत में के बिना भारत में प्रवेश किया, जो अपने निर्धारित समय सीमा या मान लीजिए उसको वीजा मिला 3 साल का और वो 3 साल के बाद भी भारत में रुका रहा, तो इन लोगों को क्या कहा गया, अवैध प्रवासी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत छूट प्रदान करनी होगी अब, ठीक है, क्योंकि 1920 में अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है, पर ये जो लोग हैं जरूरी नहीं अल्पसंख्यकों के पास पासपोर्ट हो, इसलिए। अच्छा, थोड़ा सा ये इनर लाइन परमिट को भी हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, इनर लाइन परमिट क्या है, एक यात्रा दस्तावेज है जो कुछ क्षेत्र हैं भारत के संरक्षित क्षेत्र, उनमें आपको जाने के लिए रखना पड़ता है। एक तरह से आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से उन क्षेत्रों में जाने के लिए, आप नॉर्मल उनमें जा नहीं पाते। ये क्षेत्र कब अंग्रेजों ने के शासनकाल में सुरक्षा उपायों और स्थानीय जातीय समूहों के संरक्षण के लिए 1873 में रेगुलेशन का प्रावधान लाया गया था। उसके बाद काफी, जैसे बंगाल इंटीरियर फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट और ब्रितानी हितों को ध्यान में रखकर कदम उठाया गया था 1873 में, जहां पर भी जनजातीय लोग रहते थे या फिर उस समय पर जो रिसोर्सेज मिलते थे, नेचुरल रिसोर्सेज, तो वहां पर इनर लाइन परमिट का एक प्रावधान लाया गया था जिसको हम अब जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम में किस राज्य को कितना प्रभाव होगा, ये भी समझने की बात है। असम में 3 स्वायत्त जिला परिषद हैं, स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, जहां पर कुछ
संविधान के कानूनों को लागू करने में छूट दी जाती है। आप सिंपल अभी ये समझिए, जिसके दो भौगोलिक रूप से मिले हुए हैं, छठी अनुसूची के अंदर आते हैं, इनको छोड़कर यह कानून बाकी हिस्सों में प्रभावी होगा। ये बात तो हो गई आसाम की। मेघालय की बात कर लेते हैं, यहाँ 3 एडीसी हैं, उनको छोड़कर बाकी जगह लागू होगा। शिलोंग का एक छोटा हिस्सा है, वो इसके दायरे में नहीं आता, वहां कानून लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में जहां पे भी इनर लाइन परमिट है वहां लागू नहीं होगा। नागालैंड में भी इनर लाइन परमिट वाले एरिया में लागू नहीं होगा। मिजोरम में यह कानून लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ आईएलपी की व्यवस्था है। यहाँ पर भी त्रिपुरा में राज्य में एक एडीसी है, मतलब एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, स्वायत्त जिला परिषद, जो 70% क्षेत्र कवर करती है, वाहन लागू नहीं होगा। मणिपुर संपूर्ण राज्य में आईएलपी इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, तो उस पूरे राज्य में लागू नहीं होगा। तो ये कुछ अपवाद हैं जिन राज्यों में ये लागू नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गया होगा। आपको इस सीएए को लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। कैसे एक 1955 का सिर्फ नेचुरलाइजेशन या देशीकरण वाला जो एक्ट है उसमें बदलाव किया गया, उस पॉइंट में बदलाव किया गया है, आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से, बिकॉज इसको सीए के साथ बहुत जोड़ा गया है। तो क्या समझते हैं आप कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, मतलब इसमें जो देश के नागरिक हैं, जब भी जनगणना होगी उसके पश्चात रजिस्टर को तैयार किया जाएगा। ये 1951 में जनगणना के पश्चात पहली बार तैयार किया गया था। इसमें जो भारत के नागरिक हैं उनको जोड़ा जाता है। एनआरसी सबसे पहले सिर्फ असम में लागू की गई थी, अभी भी ये सिर्फ असम में लागू है। अभी तक ये प्रोविजन आ नहीं पाया, कोविड होने की वजह से ये चर्चा का विषय बना रहा, इस पे चलती रही, बट ये कोविड के बाद ये चीजें लागू नहीं हो पाई। जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं, भारत में अब एनआरसी केवल असम में लागू है, जिसमें केवल उन भारतीयों का नाम शामिल किया गया है जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं। या एनआरसी उन राज्यों में लागू होती है जहां अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। वर्ष 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग असम के पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में चले गए, किंतु उनकी जमीन असम में थी। लोगों का दोनों ओर आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा, जिसके चलते 1951 में भारतीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। दरअसल 1971 में बांग्लादेश बन जाने के बाद भारी संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। तो 80 के दशक में असम छात्र संघ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसने अवैध तरीके से जो भी लोग असम में आकर रह रहे थे उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। तो उसको लेके 6 वर्ष के संघर्ष के बाद 1985 में असम समझौता हुआ, जिसमें कुछ पॉइंट लिए गए और नागरिक एनआरसी का एक तरह से प्रॉपर उसके बाद से ही चल रहा है। अभी भी एनआरसी के लेके कुछ बहुत समय तक वो चला है। ठीक है। अच्छा, अब एनआरसी क्या है ये समझ लीजिए। अभी समझा दिया मैंने। बेसिकली हर परिवार के व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाती है एनआरसी में, और जनगणना के बाद उसको तैयार किया जाता है कि ये भारतीय मूल के भारतीय नागरिक हैं। ठीक है। अब इसमें असम में क्या, बांग्लादेश से जो 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग आए हैं उनका नाम शामिल कर लिया गया था। अब कोई मान लीजिए कि भारतीय इंसान ही है, पर किसी कारणवश या कुछ उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और वो अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाता, तो उसके पास क्या उपाय है? अगर ऐसा होता है तो विदेशी न्यायाधिकरण, फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास वो अपील कर सकता है। विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, इन्हें नागरिकता के से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम इसमें शामिल नहीं होता सूची में, तो वो वहां अपील कर सकते हैं। सरकार ने अपील की सीमा 120 दिन कर रखी है। पहले ये सीमा 60 दिन थी, अब बढ़ा दी गई है इसको। ठीक है। तो वहां जाके आप अपील कर सकते हो। यदि हाईकोर्ट से भी उसे यूसी मिलती, अगर इसका डिसीजन जो आता है फॉरेन ट्रिब्यूनल का, उससे वो मतलब सहमत नहीं है,
तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, और हाई कोर्ट से भी उसको सहमति नहीं मिलती, उसको लगता है कि नहीं ये हाई कोर्ट का फैसला भी गलत हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी उसका रास्ता खुला है। मतलब उसको कहीं रोका नहीं गया है कि आप अगर एनआरसी आपके नहीं नाम आया तो आपको तुरंत देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको अपील करने का मौका दिया जाता है। यही सेम कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो विदेशी नागरिकों के लिए भी हैं। मुझे आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, कुछ जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू शेयर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको करंट अफेयर्स अपडेट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप द थॉट ट्री के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।